नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आगे हाजिर हुआ हूँ। व्यक्तित्व में अगला नेक्स्ट वीडियो है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। कल हमने पढ़ा था, इस कारकों का वर्गीकरण पढ़ा था कि इस कारकों को मुख्य रूप से 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है: आनुवंशिक कारक और पर्यावरणीय कारक और मनोवैज्ञानिक कारक। और उसके बाद में हमने पढ़ा था आनुवंशिकता, कि आनुवंशिकता क्या है और आनुवंशिकता के क्या नियम है, किस प्रकार हमारे जो लक्षण माता पिता के लक्षण बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, उसके बारे में हमने पूरा विस्तार से समझा था। अब हम पढ़ेंगे इस कारकों के बारे में। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक है शारीरिक संरचना एवं स्वास्थ्य। क्या है? शारीरिक संरचना एवं स्वास्थ्य। ये शारीरिक संरचना जो हमारी है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो बॉडी है, बॉडी का जो ढांचा है, वो ढांचा जो हमारा, उसके जो लक्षण है हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? अपने माता पिता से होते हैं, क्योंकि ये सभी जो गुण होते हैं इसके आनुवंशिक होते हैं। जैसे हमारे शरीर की बनावट है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारे शरीर की सुडौलता है, हष्ट-पुष्टता है, ये सारे जो गुण हैं हमारे आनुवंशिक गुण हैं जो हमें अपने माता पिता से बच्चों को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि एवं शरीर रसायन। हमारे जो शरीर है, बॉडी के अंदर ग्रंथियां होती है। उन ग्रंथियों का काम क्या होता है? वो ग्रंथियां हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। वो हार्मोन्स हमारे बॉडी का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट एवं विकास, ग्रोथ को क्या करती हैं? नियंत्रित करती है कि ग्रोथ कैसा होना, किस दिशा में होना है और किस किस स्टेज पर कितना ग्रोथ होना है, वो सारा काम कौन करती है? ग्रंथियां करती है। जैसे हमारा मान लो ये मानव शरीर है, इसका ये मस्तिष्क के पश्चिम भाग में पाई जाती है कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। ये कंठों में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के नीचे ही है एक छोटी थाइमस ग्रंथि। ये हमारे वृक्क के ऊपर पाई जाती है एड्रिनल ग्रंथि। और ये हमारी अंडाशय है, ये हमारी वर्षण ग्रंथियां। ये प्रमुख ग्रंथियां हैं जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। अब जो ये ग्रंथियां पाई जाती है, इस ग्रंथियों के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि सबसे पहले जो ग्रंथि है हमारी है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि है। आकृति कैसी होती है इसकी? आकृति मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान। और ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के पश्चिम भाग में पाई जाती है। और ये हमारे शरीर की क्या है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। हमारे शरीर में जो ग्रंथियां हैं उसमें सबसे छोटी ग्रंथि है, आकृति मटर के दाने के समान है, पश्चिम भाग में पाई जाती है। और इसका उपनाम से क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इसे और नाम है इसका, और इसका एक और नाम है, जिसे इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइपोफाइसिस ग्रंथि। हाइपोफाइसिस ग्रंथि भी कहते हैं। इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों पर क्या रखती है? ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहने का कारण क्या है? मास्टर ग्रंथि कहने का कारण है कि ये अन्य सभी ग्रंथियों पर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। आकृति मटर के दाने के समान है, मस्तिष्क के पश्चिम भाग में। आपको पता है, एक पिक्चर में नाना पाटेकर डायलॉग मारता है, ए इधर मत मार, इधर छोटा दिमाग है। तो ये छोटा दिमाग क्या है? ये वही ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। अब देखो इसमें क्या होते हैं? इसमें वृद्धि हार्मोन निकलते हैं, वृद्धि हार्मोन्स निकलते हैं। और इससे मुख्य रूप से कितने प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं? 11 प्रकार के निकलते हैं। कितने प्रकार के निकलते हैं? 11 प्रकार के निकलते हैं। इस हार्मोन्स की अधिकता से क्या होता है और कमी से क्या होता है? अधिकता, इसके हार्मोन्स की अधिकता से व्यक्ति क्या हो जाता है? अधिक लंबा हो जाता है। और कमी से व्यक्ति क्या रह जाता है? बौना रह जाता है।
तो ये हमारी जो हार्मोन से, अब देखो और क्या करती है। अब इस ग्रंथि के कार्य क्या क्या है, इस ग्रंथि के पीयूष ग्रंथि के कार्यों की बात करूं तो पहला कार्य है शरीर। अब पीयूष ग्रंथि के कार्य, पहला कार्य है इसका जो हमारा शरीर की वृद्धि पर नियंत्रण करता है, शरीर की वृद्धि पर नियंत्रण। पहला कार्य हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है उस पर नियंत्रण करता है। दूसरा कार्य इसका क्या है, दूसरा कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है। दूसरा कार्य क्या है, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तीसरा कार्य है कि हमारी जो दुग्ध ग्रंथियां हैं, दुग्ध ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है। जो मादाओं में, महिलाओं में जो स्तनपान के लिए जो दूध है उस दुग्ध ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है। प्लस क्या करता है, मादा में अंडों का विकसित और नर में क्या कहता है, नर में शुक्राणुओं का निर्माण कौन सी ग्रंथि करता है, ये पीयूष ग्रंथि के कार्य है जो मैंने बताए। ठीक है, तो इस प्रकार इस पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और ये शरीर की वृद्धि पर नियंत्रण रखता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, दुग्ध ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है, मादा में अंडों का विकसित करता है और नर में शुक्राणुओं का निर्माण करता है। कौन सी ग्रंथि हुई है, पीयूष ग्रंथि। अगली अपनी नेक्स्ट ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है, गले के अंदर पाई जाती है, हमारे गले के अंदर पाई जाती है और ये सब शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। आजकल वैसे ये विज्ञान वाले अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन साइको में भी इसका रोल होने के कारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, छोटी आ जाए तो पीयूष ग्रंथि है और बड़ी आ जाए तो थायराइड ग्रंथि है। ये क्या करती है, हार्मोन्स निकलता है, हार्मोन्स स्रावित करती है। क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन में क्या पाया जाता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, तत्व पाया जाता है आयोडीन तत्व पाया जाता है। एक तो ये ध्यान रखना है, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन तत्व की, इसमें कौन सा आयोडीन तत्व की कमी से क्या हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। अब इस हार्मोन्स हमारी क्या करता है, हार्मोन्स का कार्य क्या है, इसका कार्य है श्वास दर पर नियंत्रण रखना। जो हम श्वास लेते हैं, एक सामान्य पुरुष 1 मिनट में 16 से 17 बार सांस लेता है, तो हमारे इस श्वास दर पर नियंत्रण रखता है। कौन सा रखता है, हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन से कौन सी ग्रंथि स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, गले में पाई जाती है, सबसे बड़ी है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, क्योंकि इस थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रमुख तत्व क्या, आयोडीन, और हमारे श्वास दर पर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। अगली ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, थाइमस या पैराथाइमस, थाइमस या पैराथाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या पैराथाइमस ग्रंथि, ये कहां पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि के नीचे, थायराइड ग्रंथि के नीचे पाई जाती है, ग्रंथि के नीचे पाई जाती है। हमारी जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि उसके नीचे भाग में पाई जाती है और इसमें क्या होता है, ये हड्डियों में फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण रखती है। क्या करती है, कार्य, इसका कार्य है हड्डियों में फास्फोरस प्लस
कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण रखती है या नियंत्रित रखती है। कौन सी रखती है? श्वास दर आए तो थायराइड है, और फास्फोर कैल्शियम आए तो थाइमस ग्रंथि। अगला है एड्रीनल ग्रंथि। नेक्स्ट ग्रंथि कौन सी अपनी? नेक्स्ट ग्रंथि अपनी एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि। अब ये एड्रीनल हमारे जो हैं कहां पर पाई जाती है? यहां वृक्क के ऊपर पाई जाती है। और इसमें क्या होते हैं? दो प्रकार के हार्मोन्स, दो भाग होते हैं इसके। इसमें दो भाग होते हैं, दो भाग। एक होता है कार्टिस बोलते हैं एक को, दूसरे को बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। कार्टुस और मेडुला। अब इससे हार्मोन्स कौन सा निकलता है? हार्मोन्स निकलता है, हार्मोन से, ऐसा हार्मोन से जो हमारे संकट के समय स्त्रावित होता है और आदमी को विल पावर यानी एक ऐसी शक्ति जो संकट के समय फाइट करने के लिए देती है, जिसे कहते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन्स। उसे क्या कहते हैं? लड़ो या उड़ो हार्मोन्स। किसको कहते हैं? कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि से। अब ये क्या है? ये हार्मोन्स काम क्या करता है? जब हम भय में, डर में रहते हैं या आवेश में आते हैं तो व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है। भय या डर में, भय प्लस आवेश में आने पर, आवेश में क्या देता है? शक्ति देता है। कौन सा हार्मोन्स? लड़ो या उड़ो एड्रिनल हार्मोन्स होता है, वो शक्ति प्रदान करता है। तो ये जो हमारी जो है, ये हमारी मुख्य जो ग्रंथियां थी जिसके बारे में हमने जाना। अब नेक्स्ट है आपका कौन सा है? नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र, नंबर 3। तीसरा है हमारा तंत्रिका तंत्र। क्योंकि मनुष्य का शरीर है, शरीर के अंदर क्या होता है? मनुष्य शरीर में तंत्रिकाओं का क्या होता है? तंत्रिकाओं का जाल, गुच्छा ऐसे गुंफित होती है, जाल होता है। इसी जाल को हम क्या कहते हैं? इसी जाल को ही हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। आपने देखा होगा कि इस प्रकार का जो हमारा शरीर है, शरीर के अंदर इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं और ये एक इस प्रकार की आकृति होती है जिससे आपस में एक दूसरे से ऐसे क्या होती है? जुड़ी रहती है। और इसके अंदर इस प्रकार का एक लसलसा पदार्थ होता है। ये पूरी आकृति उसी की लसलसा पदार्थ होता है जो क्या करता है? इसके अंदर हमारे जो शिराए नाड़ी संस्थान है उसके अंदर ऐसे चलता रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये क्या करती हैं? जो हमारे मस्तिष्क की संवेदनाएं हैं, तो मस्तिष्क की संवेदनाओं के बीच आदान प्रदान करने का कार्य करती है। जैसे मान लो कि हमारे शरीर के किसी भाग पर किसी मधुमक्खी ने काटा, तो उसका सिग्नल कहां जाएगा? मस्तिष्क में जाएगा। और मस्तिष्क उस काटने की अनुभूति, उसका सिग्नल वापस किस देगी? संबंधित अंग को देगी जिस स्थान से काटा है। तो उसका सिग्नल जैसे ही पहुंचेगा तो उसके कारण हमें दर्द की क्या होगी? अनुभूति होगी। तो ये जो कार्य है, इस प्रकार का जो कार्य करने वाली है, तो ये जो कार्य करने वाला सारा सिस्टम क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो ये जाल है जो हमारे मस्तिष्क की जो संवेदी जो क्रिया है उनको करता है, उसे कहते हैं हम तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है आपका वातावरणीय कारक या पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक या वातावरणीय कारक। वातावरणीय, अब सबसे पहले कि पर्यावरण क्या है? परि प्लस आवरण। परि मतलब क्या होता है? चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घेरा। यानी हम जहां पर रहते हैं, व्यक्ति को, हम जिस स्थान पर रहते हैं, हमारे चारों ओर, जैसे है ये पर्सन है, तो पर्सन के चारों ओर जो आसपास का जो वातावरण है वही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अब पर्यावरण हमको कैसे प्रभावित कैसे करे? क्योंकि पर्यावरण हमको प्रभावित इसलिए किया, क्योंकि पर्यावरण क्या है? वातावरण क्या है? नंबर 1, व्यक्ति को
व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व क्या है? पर्यावरण। नंबर 2, ये एक नहीं बल्कि समूह का नाम है। समूह का नाम, ये कोई एक तत्व नहीं, छोटा एक कोई फैक्टर नहीं, ये बहुत से तत्वों का एक क्या है? समूह। अब इसीलिए इसके बारे में वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा वातावरण में उत्पन्न वह सभी बाह्य तत्व आते हैं जो व्यक्ति को जीवन के शुरू से लेकर जीवन से शुरू करने के समय ही उसको क्या कर देते हैं? प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। वुडवर्थ क्या कहता है? वुडवर्थ कहता है, ध्यान रखना, वुडवर्थ इसकी परिभाषा देते हुए कहता है कि वातावरण में वह सभी बाह्य तत्व आते हैं जो व्यक्ति को जीवन शुरू करने के समय से ही प्रभावित करना शुरू कर देता है। तो ये है हमारा वातावरण। अब वातावरण में भी मैंने बताया था कि वातावरण कौन कौन से, तो सबसे पहले है सामाजिक वातावरण। क्या है? सामाजिक वातावरण। अब देखो, सामाजिक वातावरण का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति कैसा है? सामाजिक प्राणी है और जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज का क्या होता है? समाज का हिस्सा होता है। समाज का क्या होता है? हिस्सा होता है। तो समाज द्वारा अपनाए गए रीति रिवाज, प्रथाएं, है ना, संस्कृति, समाज की जो इनकी सबकी क्या है? जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। जैसे आपने देखा होगा कि मुस्लिम समाज है, तो मुस्लिम समाज में उनकी जो प्रथाएं हैं, उसके समाज के तौर तरीके हैं वो अलग है। जैसे हिंदू समाज, जैसे ईसाई समाज, तो ये उसके व्यक्तित्व को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कि मुस्लिम समाज में लोग दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं, तो दाढ़ी बढ़ाने में व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है? इतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना एकदम क्लीन चट हैंडसम जो रहता है, तो ये प्रभावित करते हैं। दूसरा आपका है सांस्कृतिक कारण। दूसरा क्या है? सांस्कृतिक कारण। जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो क्या है, किसी प्रदेश या भूभाग की जो संस्कृति है, वो संस्कृति प्रदेश या भूभाग की जो संस्कृति है, वो संस्कृति हमारे क्या करती है? संस्कृति व्यक्तित्व को क्या करती है? प्रभावित करती है। संस्कृति व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। और कैसे? क्योंकि उस संस्कृति के अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व हो जाता है। जैसे मैं बताऊं आपको कि ठंडे प्रदेशों के जो लोग होते हैं उनका कलर कैसा होता है? कलर गोरा होता है, क्लीन होता है। तो वो गोरा होता है, गोरा व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है? काले की बजाय थोड़ा अट्रैक्टिव होता है। तो ये संस्कृति जो है, और दूसरा और कैसे करती है? संस्कृति कैसे करती है? आपने देखा कि जो ठंडे प्रदेश है, जैसे जम्मू कश्मीर है, वहां पे ठंडे प्रदेश वाले लोग क्या करते हैं? लोग सर्दी से बचने के लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ठंड से बचने के लिए सभी क्या करने लगे? मांस मदिरा का सेवन करने लगे। तो उनके लिए वहां की संस्कृति क्या है? मांसाहारी शाकाहारी में अंतर देखे तो वहां पर लगभग सभी जाति के लोग क्या करते हैं? मांस मदिरा का सेवन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था सांस्कृतिक वातावरण। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक वातावरण। कैसा है? प्राकृतिक वातावरण। अब प्राकृतिक वातावरण की बात करूं तो आपकी आ जाती है जलवायु। क्या आ जाती है? जलवायु। किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु, तो वो जलवायु एक प्राकृतिक देन है, उसको हम कोई बदल नहीं सकता है। जैसे मैं बात करूं तो वो जलवायु भी होती है, उससे भी हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो गर्म प्रदेश से अफ्रीका मरुस्थल है, तो वहां के लोग कैसे? वहां के लोग काले, उनकी चमड़ी मोटी मोटी इस प्रकार के, तो उसका व्यक्तित्व क्या होता है? प्रभावित। दूसरा मैं करूं, जैसे आपके गर्म प्रदेश में काले लोगों का रंग कैसा होता है? काला। दूसरा मैं आप बात करूं पहाड़ी क्षेत्र की बात करूं मैं,
पहाड़ी क्षेत्र की बात करूं तो पहाड़ी क्षेत्र में व्यक्तियों का जो कद होता है, कद क्या होता है, नाटा होता है। नाटा होने का कारण क्या है, क्यों होता है, आपने देखा कर, क्योंकि वो जब लोग ज्यादा ऊंचाई रहती है, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो ऊंचाई पर चढ़ने के लिए व्यक्ति को आगे क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो झुकते हैं तो हमारा जो व्यक्ति का जो ग्रोथ होता है, विकास होता है, वृद्धि होती है, वो वृद्धि क्या होती है, प्रभावित होती है, इसलिए उनके शरीर की जो ऊंचाई में वृद्धि वो प्रॉपर नहीं होती। तो ये हमारे वातावरणीय कारक थे। अगला है आपका बौद्धिक क्षमता। नेक्स्ट है आपका कारक है बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता, अब बौद्धिक क्षमता क्या है, आईक्यू होगी, व्यक्ति की बुद्धि होगी। अब बुद्धि भी हमारे व्यक्तित्व को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब व्यक्तित्व को क्या करती है, प्रभावित करती है। कैसे करती है बताओ, देखे, जिसका आईक्यू लेवल, जिस व्यक्ति का, जिसका आईक्यू लेवल क्या रहेगा, उच्च रहेगा, तो वो उसकी जो उसका व्यक्तित्व भी क्या होगा, उसका व्यक्तित्व भी क्या होगा, व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। यानी उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होगा और निम्न बुद्धि वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व भी निम्न होगा। क्यों, क्योंकि उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति का उसके बात करने का तरीका, उसका चाल चलन, उसका रंग ढंग क्या होता है, दूसरे को प्रभावित करता है, दूसरों पर छवि छोड़ता है, इसीलिए उसका व्यक्तित्व अच्छा होता है। तो यह है हमारी बौद्धिक क्षमता। नेक्स्ट है आपका संवेगात्मक कारक। संवेगात्मक कारक, अब संवेग जो है हमने पहले पढ़े थे, मैंने बताए थे कि हमारे अंदर 14 मूल प्रवृत्तियां होती है, मैकगूगल्स बताता है। और मैं मूल प्रवृत्तियां कैसी है, अनुवांशिक लक्षण है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से क्या जुड़ा रहता है, संवेग। तो संवेग जो हमारे हैं, संवेग हमारे मूल प्रवृत्तियों का क्या होता है, गतिशील पक्ष होता है। संवेग जो है ये क्या होता है, संवेग मूल प्रवृत्तियों का गतिशील पक्ष होता है, यानी मूल प्रवृत्तियों को आगे गति देता है। अब जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की संवेगात्मक बुद्धि, जिस व्यक्ति की, आगे हम बुद्धि में पढ़ेंगे, संवेगात्मक बुद्धि में बताऊंगा मैं आपको, और संवेगात्मक, जिस व्यक्ति की संवेगात्मक बुद्धि उच्च होती है, उसका व्यक्तित्व भी क्या होगा, उसका व्यक्तित्व भी क्या होगा, व्यक्तित्व भी उच्च यानी अच्छा होगा। क्लियर है, यानी उसमें समायोजन करने की, क्योंकि संवेगात्मक उच्च बुद्धि वाला व्यक्ति संवेगात्मक रूप से स्थिर रहता है, तो वो हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है, और समायोजित करके वो सीख लेता है। तो ये हमारा था संवेगात्मक कारक। अगला है आपका जन कारक। कौन सा है, जन कारक, ठीक है। बौद्धिक क्षमता, संवेगात्मक कारक, जन कारक। आपने देखा होगा कि किसी भी माता पिता की जो प्रथम संतान है, वो संतान क्या रहती है, हष्टपुष्ट रहती है, हष्टपुष्ट या उस शारीरिक रूप से सुदृढ़ होती है, क्योंकि उस संतान का, पहली बात तो है कि उस प्रथम संतान के होने की बहुत चाह रहती है। जैसे आपने अभी देखा, एपिसोड में पढ़ रहे हैं कि जैसे ही सीता गर्भवती हुई तो राम और पूरे अयोध्या में खुशी की लहर छा गई थी। तो क्यों, क्योंकि प्रथम संतान की सबको चाह रहती है, तो उस महिला का अच्छी तरह से खान पान देख रेख होती है, तो उससे होने वाली जो संतान होती है वो भी हष्टपुष्ट होती है, उसको हर तरह से परवरिश की जाती है, और जिससे उसका अच्छी होने से उसका व्यक्तित्व भी क्या होगा, अच्छा होगा। और उसके बाद मान लो दूसरी, तीसरी, चौथी, तो 2, 4, 5 ऐसे ज्यादा होने पर क्या है, उनकी देखरेख, क्योंकि चाह खत्म हो जाती है, सबका जो लाड प्यार है वो खत्म हो जाता है, तो वो ऐसे ही उनका चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको कि एक किसान अपने खेत के अंदर मक्का बोता है, तो मक्के बोने पर जो प्रथम जो उसके भुट्टे लगते हैं वो अच्छे होते हैं, उनमें दाने भी अच्छे होते हैं और साइज भी बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे दूसरी, तीसरी बार जब उसके मक्के भुट्टे निकलते हैं तो बिल्कुल ऐसे उसमें दाने भी कम, आधे दाने आंखें बंद किए हुए रहते हैं और छोटे छोटे भुट्टे होते हैं। कारण
किसान वही है, जमीन वही है, पानी वही है, पौधा वही है, लेकिन मक्की के निकलने वाले भुट्टों में दानों में अंतर। क्यों? क्योंकि उसके जन्म का कर्म है, उसको क्या कर रहा है, उसके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार जिस प्रकार वो मक्की के भुट्टों की जो पैदावार प्रभावित होती है, ऐसे हमारा जन्म कर्म से भी हमारा व्यक्तित्व क्या होता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक कार्य। कौन सा है? आर्थिक कार्य। देखो पैसे हैं, आर्थिक मतलब क्या है, पैसे, पैसा करती है, तो पैसे हैं या आर्थिक रूप से जो सशक्त होता है, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त होता है वो अपने शरीर की देखभाल अच्छी तरह से करता है, और अपने शरीर की देखभाल और उसका खान पान देखभाल क्या करता है, अच्छी तरीके से करता है। तो उसके शरीर का जो चमक दमक है, शरीर की जो क्या है, शरीर की चमक दमक बनी रहती है। जैसे आपको मैं बता दूं, नीता अंबानी अपन जानते हैं, अंबानी परिवार को जानते हैं, तो बताते हैं कि नीता अंबानी अपने दिन की शुरुआत 90,000 रुपए की चाय के साथ, टी के साथ शुरुआत करती। अब वो एक चाय 90,000 की पीती हैं, और अपने 90,000 में क्या हो जाते हैं, 90,000 में तो हम शादी करके बहू को लेके आ जाते हैं घर पे। तो अब 90,000 की चाय पीने वाले, जैसे हमने सुना है मोदी जी 35,000 की सब्जी, एक सब्जी मोदी जी की 35,000 की होती है, तो 35,000 की सब्जी खाने वाले। तो इस प्रकार जो है आर्थिक रूप से जो व्यक्ति सशक्त होता है, उसका व्यक्तित्व भी उसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका आकांक्षाएं व उपलब्धियां। नेक्स्ट है आपकी आकांक्षाएं व उपलब्धियां। अब देखो, मैंने पहले बताया था, अभी परिणाम बताया था, आकांक्षाएं क्या होती है। आकांक्षा क्या होती है? आकांक्षा हमारे जो शरीर का, हमारे जो मस्तिष्क का, मन का वो विल पावर होता है कि इसी कार्य को हम करते जाते हैं, तो हमारी आकांक्षाएं क्या होती है, बढ़ती जाती है, आकांक्षा स्तर बढ़ता जाता है। यदि हम उपलब्धियां, हर कार्य में हम उपलब्धि हासिल करते हैं, तो हमारी आकांक्षा स्तर भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब उपलब्धि आकांक्षा स्तर बढ़ने से हमारे जो रहने का, बात करने का तौर तरीका, वो भी क्या हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग बदल जाता है। बदलने पर हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, एक IAS अधिकारी जो तैयारी करता है, तो वो भी एक कमरे के अंदर 12 से 15 घंटे, 18 घंटे तपस्या करता है, और एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसका जीवन उससे भी बेहतर होता है, क्योंकि वो लगा रहता है। और जैसे ही उसका चयन होता है, सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद जब वो एक कलेक्टर के रूप में पद पर आसीन होता है, तो उस व्यक्ति से हर कोई व्यक्ति बात करने से, घर वाले भी इट मीन्स उस व्यक्ति से बात करने से घबराएंगे, डरेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी उपलब्धि और आकांक्षा स्तर के कारण उसके व्यक्तित्व में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। तो ये हमारे थे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक थे जो मैंने बताए थे। इसमें प्रमुख कारक कौन सा? सबसे पहले मैंने बताया था प्रमुख कारक है इसमें आनुवांशिकता, और दूसरा प्रमुख कौन सा है आए तो दूसरा प्रमुख है वातावरण। ये दो है प्रमुख। पहला प्रमुख है आनुवांशिकता जो व्यक्तित्व का आधार स्तंभ माना जाता है, और दूसरा है वातावरण। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, व्यक्तित्व मापन के प्रमुख सिद्धांत, या अपन कह सकते हैं व्यक्तित्व के संरचना संबंधी सिद्धांत, व्यक्तित्व के संरचना संबंधी सिद्धांत, ये कैसे? अब सिद्धांत कौन कौन से, मापन के कौन कौन से सिद्धांत दिए, इसके बारे में अपन लिखेंगे, अपन जानेंगे कि पहला सिद्धांत है मनोविश्लेषण सिद्धांत। ये हो गया सिद्धांत, और ये हो गया इसके जनक। सिद्धांत और उसके जनक अपन जानेंगे, सिद्धांत और जनक। पहला है मनोविश्लेषण सिद्धांत।
व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के जनक कौन है? जनक है सिगमंड फ्राइड। कौन है? सिगमंड फ्राइड। ठीक है। अगला है व्यक्तित्व का विश्लेषणवाद का सिद्धांत। विश्लेषणवाद का सिद्धांत, इसका जनक है यूंग या जुंग। आए तो एक ही चीज है। अगला है हार्मिक सिद्धांत, व्यक्तित्व का हार्मिक सिद्धांत। हार्मिक सिद्धांत आएगा मैकडूगल्स। हार्मिक सिद्धांत के जनक कौन है? मैकडूगल। अब है शरीर रचना संबंधी सिद्धांत। कौन सा है? सेल्डन। शरीर रचना संबंधी सिद्धांत किसका है? सेल्डन। व्यक्तित्व का जीव सिद्धांत। जीव सिद्धांत किसने दिया था? गोल्ड स्टीव ने। किसने दिया था? गोल्ड स्टीव ने दिया था। अगला है व्यक्ति का मांग सिद्धांत। मांग सिद्धांत किसने दिया था? मुर्रे ने। हेनरी मुर्रे नाम था पूरा, हेनरी मुर्रे। मांग मुर्रे याद रखना। अगला है कारक विश्लेषण सिद्धांत। कारक विश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? केटल ने। व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? केटल ने। अगला है संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज केली ने। किसने दिया था? जॉर्ज केली ने। बेलिनी केली। अगला है व्यक्तित्व का विशेषक सिद्धांत। विशेषक सिद्धांत किसने दिया था? मेस्लो ने। इब्राहिम मेस्लो था, उन्होंने दिया था। अगला है आईजेंक का सिद्धांत। व्यक्तित्व का आईजेंक का सिद्धांत किसने दिया था? आईजेंक ने ही दिया था। आईजेंक ने दिया था। तो ये हमारे व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं और उसके जनक है। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड, विश्लेषणवाद यूंग या जुंग, हार्मिक सिद्धांत मैकडूगल्स, शरीर रचना सिद्धांत सेल्डन, जीव सिद्धांत गोल्ड स्टीव, मांग सिद्धांत मुर्रे, कारक विश्लेषण सिद्धांत केटल, संज्ञानात्मक सिद्धांत जॉर्ज केली, विशेषक सिद्धांत मेस्लो और आईजेंक सिद्धांत आईजेंक। ये याद रखना है, इनका यही है, कोई तरीका नहीं है, इसको रटना ही है। और यहां से सीधा क्वेश्चन आता है, वो यहीं से आता है। देखो जैसे मांग है, मांग मुर्रे। ठीक है, मांग क्या है? मुर्रे। आजकल लोग किससे जीते हैं? गोल्ड से जीते हैं। सोना जिसके पास है उसका जीवन अच्छा है। हार्मिक का मैकडूगल अपने को याद ही है। मनोविश्लेषण और विश्लेषण ये तो दोनों याद ही है, क्योंकि ये इसका शिष्य था और इन दोनों में विवाद होता है और अपना अलग से सिद्धांत देता है विश्लेषणवाद। ठीक है, तो शरीर सेल्डन हमने अभी प्रेरणा में भी पढ़ा था, वहां याद हो जाएगा। ठीक है, और केटल अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? केटल कारक विश्लेषण पद्धति हेतु मनोविज्ञान में छाया हुआ है। संज्ञानात्मक किसका है? जॉर्ज केली का। और विशेषक किसका? मेस्लो का, जिन्होंने अभिप्रेरणा का अधिगम का आवश्यकता सिद्धांत दिया था, वही है ये प्राइम